Hello guys, welcome to Judiciary Gold. In this video, we are going to discuss a few important aspects of Code of Criminal Procedure. And इन aspects को हम अमूमन जैसे बेरिक को समझते हुए करते हैं वैसे नहीं समझने वाले। हम यहाँ पर बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी के साथ इन एस्पेक्ट्स को समझेंगे। मूवी का नाम है सेक्शन 375। जी हाँ, बहुत फेमस बॉलीवुड की मूवी है, बहुत अच्छा क्रिटिक्स के द्वारा फीडबैक भी मिला था, तो आप सब जरूर देखिएगा। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस मूवी को देखिएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूं मूवी में हुआ क्या। यहां पर एक फिल्म डायरेक्टर होते हैं मिस्टर रोहन खुराना, जिनका किरदार राहुल भट्ट जी ने निभाया है। यहां पर उनके ऊपर अपनी एक एग्जीक्यूटिव का रेप करने का एलिगेशन लगता है, जो मिस मीरा चोपड़ा ने अंजलि डांगरे का किरदार निभाते हुए लगाया था। यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन ने उनको कन्विक्ट कर दिया था रेप के चार्जेस पे। अपील जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एपलेट स्टेज पे यहां पर इस बारे में पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो एक लेमैन ने कभी नहीं समझी होगी कि मूवी में जो सीन स्टार्ट होते हैं वो एक ऐसी स्टेज पर होते हैं जहां पर आपको दो जजेस देखने मिलते हैं। जी हाँ, एक मेल जज एज वेल एज अ फीमेल जज। तो सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या ट्रायल कोर्ट में दो जजेस बैठ सकते हैं। देखिए, अगर हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सेक्शन 26 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपके हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। दैट मीन्स वो वहां पर ऑफेंस का विचारण कर सकते हैं, दैट इज ट्रायल कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन ऑलरेडी रोहन खुराना को कन्विक्ट कर चुका एंड यहां पर अपील गई है हाई कोर्ट में और उस अपील की सुनवाई दो जजेस के द्वारा हो रही है। इसलिए आपको ये पूरी फिल्म के जो भी सीन्स है यहां पर दो जजेस बैठे हुए दिखेंगे। अब सवाल आता है कि यहां पर ट्रायल कोर्ट जब ऑलरेडी अपना डिसीजन दे चुका है तो एपलेट स्टेज में क्यों हमें एविडेंसेस की प्रोसीडिंग्स देखने मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 391। सेक्शन 391 एक एपलेट कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो भी फर्दर एविडेंसेस ले सकते हैं। यहीं पर यही हो रहा है मूवी में कि हाई कोर्ट के द्वारा एपलेट स्टेज पर क्या हो रहा है, फर्दर एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। That means parties are adducing further evidences. होता यह है कि अक्सर कभी कोई कारणवश आप ट्रायल स्टेज पर कोई एविडेंस अड्यूस नहीं कर पाते और या फिर कोई ऐसा एविडेंस जो महत्वपूर्ण एविडेंस है आपको एपलेट स्टेज पर समझ में आता है और आपको लगता है कि कोर्ट के विचारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप एपलेट स्टेज पर अड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी पार्टीज होती हैं वो सेक्शन 391 में एप्लीकेशन फाइल करती है एपलेट कोर्ट में। तो वही हुआ हाई कोर्ट में, यहाँ पर आपकी एडिशनल एविडेंसेस वहां पर अड्यूस करने की परमिशन मांगी गई। तो यहाँ पर ट्रायल में यही हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, नए विटनेसेस देखने मिल रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन चीफ हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है एज वेल एज री एग्जामिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा कि एपलेट कोर्ट के पास फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट करने की पावर होती है। वो फर्दर एविडेंसेस या तो वो खुद से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने किसी इंफीरियर कोर्ट को दिशा निर्देश देते हुए कलेक्ट करवा सकते हैं। तो इस मूवी में एक एपलेट कोर्ट ने खुद से एडिशनल एविडेंस, फर्दर एविडेंसेस को कलेक्ट किया। नाउ कमिंग टू अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवी, आप सब लोग कन्फेशन के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि कन्फेशन सेक्शन 164 से गवर्न है। सेक्शन 164 ये कहता है अगर किसी अक्यूज पर्सन को, किसी अभियुक्त को कोई कन्फेशन करना है, दैट इज कोई संस्वीकृति करनी है, तो उसके लिए सेक्शन 164 के सबसेक्शन 1 ने कुछ कैटेगरिकली स्टेजेस बताई। एक स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यस, an accused person can confess at any stage of investigation, but investigation के बाद भी confession किया जा सकता है। confession investigation के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन that must be done before the inquiry और trial starts। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 375 मूवी में एपलेट कोर्ट में यहाँ पर मिस्टर रोहन खुराना, उन्होंने कन्फेशन के तौर पे एक तरीके से अपने एक एक्ट को कन्फेस किया है। दैट इज उन्होंने ये पार्ट एक्सेप्ट किया कि मैंने कंसेंशुअली, मैंने सम्मति के साथ अंजलि डोंगरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट किया। तो सवाल ये उठता है, अगर यहाँ पर अक्यूज पर्सन ने एपलेट स्टेज में कोर्ट के सामने ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कन्फेस किया, तो क्या हम इस
एस्पेक्ट को कन्फेशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 164 में कन्फेशन की स्टेज तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के बाद बट बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल। तो कैसे हो सकता है कन्फेशन एक एपलेट स्टेज पे? तो एपलेट स्टेज में ये कन्फेशन नहीं हुआ है। अगर मैं आपको एकदम पीछे लेके आऊं, मैं आपको ट्रायल के प्रोसीजर पे लेके आता हूं। ट्रायल के प्रोसीजर में क्या होता है? वंस एन अक्यूज्ड पर्सन अपीयर्स बिफोर द कोर्ट आफ्टर परयूजल ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड थोड़े प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद वहां पे चार्ज फ्रेमिंग करते हैं। फिर ट्रायल कोर्ट जब एक बार चार्जेस को फ्रेम कर देते हैं तो उसके बाद आती है प्ली ऑफ गिल्ट की स्टेज। जी हाँ, कोर्ट एक अक्यूज पर्सन से पूछता है, क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो जो मैंने चार्जेस फ्रेम किए? अगर एक अक्यूज पर्सन बोलता है कि यस आई प्लीड गिल्टी, तो हम ये मानेंगे कि अक्यूज हैज प्लीडेड गिल्टी, नाउ द कोर्ट्स हैव पावर टू कन्विक्ट दैट पर्सन। बट अगर अक्यूज पर्सन बोलता है सर आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, सुना होगा ना आपने मूवीज में, कहता है कि सर मैं तो निर्दोष हूं, मेरे को झूठा फंसाया गया है एंड आप मेरे पूरे एक प्रकरण का ट्रायल करिए। तो दिस इज व्हाट हियर द अक्यूज पर्सन हैज प्लीडेड नॉट गिल्टी। अगर अक्यूज पर्सन ने नॉट गिल्टी प्लीड कर दिया, देन कोर्ट जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उन सारे चार्जेस के ऊपर ट्रायल कंडक्ट करता है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को बुलाता है, वहां पे उनका एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन सब होता है। उसके बाद डिफेंस को एक मौका दिया जाता है कि आप अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसे करिए। इन सब के बाद कोर्ट्स कम टू अ डिसीजन कि क्या अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है। बट अगर इसी एविडेंस की स्टेज पर जब एक अक्यूज पर्सन कोर्ट में जो उसने पहले प्ली ऑफ गिल्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया था, वैसे ही उस प्ली ऑफ गिल्ट को रिवोक करके कोर्ट के समक्ष ये बोले कि सर आई हैव कमिटेड दीज एक्ट्स, व्हाट विल हैपन, व्हाट डू वी कॉल दिस? क्या अब आप इसे कन्फेशन बोलेंगे? नहीं, दिस इज नॉट नोन एज कन्फेशन। ये बहुत गलत धारणा है। हम मूवीज में देखते हैं कि अक्सर कि ट्रायल के दौरान अक्यूज पर्सन ने तेज में, आवेश में आकर ऑफेंस के गिल्ट को कन्फेस कर लिया, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर टर्म इन लीगल टर्मिनोलॉजी। इसे हम प्ली ऑफ गिल्ट ही बोलेंगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से ही जुड़ा केस है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व थे जिनकी हत्या कर दी गई थी खालिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा। खालिस्तानी टेररिस्ट ने शुरुआत में चार्ज फ्रेमिंग के बाद अपने प्ली ऑफ गिल्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल इन टेररिस्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या की है। तो सवाल ये उठा कि क्या ये कन्फेशन है? नहीं, दिस इज नॉट अ कन्फेशन, दिस इज प्ली ऑफ गिल्ट। एक बार अक्यूज पर्सन ट्रायल के दौरान कभी भी ये बात अगर बोलता है कि उसने ऑफेंस नहीं कमिट किया, तो यहां पर नथिंग इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोहिबिट्स द अक्यूज पर्सन टू रिवोक हिज प्ली ऑफ गिल्ट। दैट मीन्स उसने एक बार जो याचना कर दी वो याचना को वो बदल भी सकता है। हियर कम्स द पावर ऑफ एन अक्यूज पर्सन कि वो एक बार नॉट गिल्टी प्लीड करने के बाद वापस से गिल्टी प्लीड कर सकता है, वो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। यही आपको सेक्शन 375 मूवी में देखने मिला, ऑल्दो एक एपलेट स्टेज में देखने मिला। एपलेट कोर्ट के समक्ष वहां पे जो रोहन खुराना थे डायरेक्टर, उन्होंने कोर्ट के सामने ये स्वीकार किया कि ही एंटर्ड इनटू कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अंजलि डोंगरे। तो यहां पर लोगों ने समझा कि अक्यूज ने कन्फेस कर दिया है, और अगर अक्यूज ने कन्फेस कर दिया है तो कोर्ट उनको कन्विक्ट कर सकता है। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। हियर द अक्यूज मिस्टर रोहन खुराना हैड रिवोक्ड हिज प्ली ऑफ गिल्ट जो उन्होंने पहले चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर ली थी, दैट इज जब उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया था। एट दिस जंक्चर व्हाट ही डिड, ही जस्ट रिवोक्ड हिज प्ली ऑफ गिल्ट, एंड दिस प्ली ऑफ गिल्ट कैन बी रिवोक्ड at any time during the examination of an accused, and that examination take place under section 313 of CRPC. अगर 313 के एग्जामिनेशन में एक अक्यूज पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो उसी एग्जामिनेशन के दौरान वो अक्यूज पर्सन अपनी प्ली ऑफ गिल्ट को भी रिवोक कर सकता है। दिस रिवोकेशन ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट हैज बीन made under the examination of the accused under section 330. So I hope आपको ये एस्पेक्ट समझ में आए होंगे सेक्शन 375 मूवी से के थ्रू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। तो पहला हमने क्या समझा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपका हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स इन सब के पास होता है। 375 मूवी में आपका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ने किया, एविडेंसेस एक बार कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन एपेलेट स्टेज में ये मूवी चल रही है
जहां पे हमें वो पोडियम पे 2 जजेस को देखने मिला। इसी एपलेट स्टेज पे फर्दर एविडेंसेस लिए गए एंड वो एविडेंसेस सेक्शन 391 ऑफ सीआरपीसी के थ्रू लिए गए। और इसी स्टेज पे, फर्दर एविडेंस की स्टेज पे, अक्यूज पर्सन ने अपने एग्जामिनेशन में जो सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी में हुआ उसमें प्ली ऑफ गिल्ट को रिवोक किया और वहां पे अपने जो भी एक्ट्स थे उन सारे एक्ट्स को कन्फेस किया। तो ये कन्फेशन नहीं है, दिस इज मेयरली रिवोकेशन। चलिए, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ उनमें कुछ ऐसे लीगल टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए हम आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पे जुडिशरी गोल्ड के। इफ यू लाइक दिस डिस्कशन देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।